इलेक्शन 2002 का दौर मुश्किल दौर था। इमरान के पास इस्लामाबाद में पार्टी के दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे, लिहाजा ये दफ्तर ख़त्म कर दिया गया। मीर साहब, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था, क्रिकेटर था और एक बड़े ख़ानदान में ब्याह हुआ आदमी था, क्या उसके पास एक दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे? देखिए, मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद में उसको बहुत करीब से देख रहा था। उसने जो उसके पास था ना, वो अस्पताल में दे दिया था और प्लाट भी दे दिया था और भी बहुत सी चीज़ें दे दी थी। और पार्टी चलाने के लिए वाकई उसके पास पैसे नहीं थे। और इस बात से तो आजकल इमरान खान का बहुत बड़ा दुश्मन है अकबर एस बाबर, वो भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अकबर एस बाबर भी उन दिनों में चंदे मांग रहा होता था। और समटाइम्स जो है वो खान साहब जो हैं उनको अपना पैसे जो है ना वो ख़र्चे पूरे करने के लिए बाकायदा वो लोगों से उधार लिया करते थे। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। आप लिखते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने ये कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया। ये मैंने कहा है? सच बोलना मना है। सर, ये आपका है, खान साहब तनकीद के लिए तैयार हो जाएं, आपका कालम है। इसमें आपने ये लिखा है यहाँ पे, 22 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद आज इमरान खान इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। जमाइमा ने ये इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने अपनी अनथक मेहनत से 2002 में पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया है। इमरान खान ने यह कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया। कुछ समझौते ज़रूर किए हैं, इलेक्शन में धांधली का शोर भी है, लेकिन ये शोर तो खुद इमरान खान मचाते रहे। दिस इज़ योर राइटिंग। हम यहाँ हाँ, तो ये इस तरह अब बात क्लियर होगी ना। हाँ तो ज़ाहिर बात है 1996 से लेकर 2018 तक मैं देख रहा था कि वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, जलसे भी कर रहा है, जुलूस भी कर रहा है। तो शॉर्टकट तो नहीं लगाया उसने, लेकिन मैंने उसमें ये भी जिक्र किया कि उन्होंने कुछ समझौते भी किए हैं। वो हम समझौतों की बात कर रहे हैं आपसे। तो 2018 में तो समझौता करके प्राइम मिनिस्टर बने थे ना वो। क्या समझौता किया? समझौता उन्होंने ये किया था कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी और उनको जो इंडिपेंडेंट्स थे वो जहांगीर तरीन के ज़रिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दिए थे, और वो भी मेरे सामने का वाक़या है। नहीं, सुनी सुनाई बात कर रही हो या इसमें कोई हकीकत? मैं खुद बनी गाला में मौजूद था जब एक मुझे किसी ने बताया कि थोड़ी देर में जो है ना पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के नंबर पूरे होने वाले हैं। नंबर पूरे नहीं ना हो रहे थे खान साहब से, तो मैं दौड़ के बनी गाला पहुँच गया। मेरा क्या इतना ही काम था, मैं उधर जाकर बैठ गया। मैं चाय पीनी शुरू कर दी। अब मैं उधर से उठ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं तुमको कोई और काम नहीं है? मैं कहा नहीं, मुझे और चाय पिलाओ, और चाय। इस दौरान में जनाब देखा कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने गले में वो डाला हुआ है पीटीआई का झंडा, और 10-15 बंदे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैं गिनने बनी गाला मैं कहा ओन चौधरी ये एमपी हैं कि एमएनए हैं? तो उसने कहा एक जो है वो कोच में एमपी है, पिछली कोच में एमएनए है। 2 कोचें भर के ले? तो वो जहाज में उनको लाया गया था। जहाज में लाए, 2 कोचें ले गए? 2 कोचें भर के ले आए वो, और इधर भी पूरे कर दिए नंबर उसके, कौमी असम्बली में भी, और उधर भी पूरे कर। अब जहांगीर तरीन साहब को तो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ ना, तो मैंने फिर जब तरीन साहब जा रहे थे तो मैं आगे हुआ, मैं कहा तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी? हाँ मैं देखो मैंने तो असाइनमेंट पूरी कर दी। असाइनमेंट से क्या मुराद है आपकी? अब देखिए ना, वो मैंने उसको कहा असाइनमेंट पूरी कर दी और उसने क्रेडिट ले लिया। ये भी नहीं पूछा कि असाइनमेंट से क्या मुराद है। मैं आपसे पूछूं, आप किस असाइनमेंट के हवाले? असाइनमेंट उनको दी होगी ना, जनरल बाजवा ने या फैज साहब ने दी होगी। हमें इमरान खान का हशर नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं होगा, आपने लिखा। ये बात आपने उस वक़्त कही जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। इमरान खान के हशर का अंदाज़ा उनके किस मखसूस अमल की बिना पर आपने लगाया? मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 सहाफ़ियों को आर्मी हाउस में बुला के, कौन कौन थे सहाफ़ी? छोड़े ना अब बेचारे, वो अगर नहीं नाम बेचारे हैं वो, यानी जिनको जनरल बाजवा बुलाए वो बेचारे हैं? वाह, आप बेचारे लोगों में से हो। हाँ, मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे और नदीम मलिक साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहाँ पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फायज़ जो है ये ठीक आदमी नहीं है, ये जनरल बाजवा ने कहा, हाँ, और इसके ख़िलाफ़ हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फायज़ को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फायज़ ने एज़ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फ़ैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ।
लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई, कोयटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज़ हो गई, फैज़ाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज़ हो गए हैं, तो आप इसके क्यों ख़िलाफ़ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने ISI का और फ़ौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफ़ी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। एक ये भी इशू था और एक उस्मान बुज़दार। कौन बंदा ठीक नहीं? काजी फाइज साहब ठीक बंदा नहीं है। आप चारों से ये तवक्को कर रहे थे जनरल बाजवा कि आप प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बताएंगे। हाँ, अच्छा, जब मैं अब निकल रहा हूँ तो मुझे और बुज़दार के बारे में क्या राय है? बुज़दार करप्ट है, पैसे खाता है और इमरान खान जो है उसको चाहिए उसको निकाल दे। इस इशू पे हम उससे इत्तेफाक करते थे। जब उन्होंने ये कहा, बल्कि बाजवा साहब के पास कोई वीडियो भी थी वो भी दिखा रहे थे वो, तो मैंने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके वज़ीर आज़म से कहें कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ना ही ये आपका काम है। ये प्राइम मिनिस्टर जो जाने और उसका चीफ मिनिस्टर जाने। हाँ, हम ये तनकीद कर देंगे, ये वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। उन्होंने वो फॉरवर्ड नहीं की। जब हम निकल रहे थे तो मुझे कहा गया जी कि कल सुबह आपकी 10 बजे मीटिंग है। अब उस वक्त रात का 1:30-2 बजा हुआ। ये किसने आपको पैगाम दिया? उनके साथ जो स्टाफ के लोग थे। प्रेसिडेंट नहीं, आर्मी चीफ के स्टाफ ने आपको बताया कि आप कल मिल रहे हैं? कल मिल रहे हैं। अच्छा, हम चुप करके बाहर आ गए। बाहर आके मैंने काशिफवासी से कहा भाई मैं तो नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी फ़ोन बंद कर दो मीर साहब, तो मैं भी फ़ोन बंद कर। अब हम दो पक्के हो गए कि जी हम तो नहीं जा रहे। हम घर जाके सो गए, फ़ोन बंद कर दिया। और सुबह उठे तो जब मैंने उठा तो मैंने देखा मिस्ड कॉल बहुत आई हुई हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा, वो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे। तो मैंने कॉल बैक की तो कहते हैं आपने आना था। मैं कहा जी हमने तो नहीं आना था क्योंकि आपके दफ्तर ने तो इतला नहीं की। तो उन्होंने कहा किसी और दफ्तर ने भी इतला नहीं सी की थी। मैंने कहा जी कौन से दफ्तर ने? उन्होंने कैका लगा दिया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया। वो तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तो अब इमरान खान के हशर सुने ना, मेरी बात तो सुन लें। हाँ, अब मैंने कॉलम लिख दिया, जंग में कॉलम छप गया कि काजी फाइसा के खिलाफ साजिश हो रही है। अभी रेफरेंस नहीं आया उसके खिलाफ, मैंने कॉलम लिख दिया इसके खिलाफ साजिश होने लगी है। तो कॉलम जब छप गया तो मुझे इमरान खान साहब ने बुला लिया। अच्छा, आपको पता है वो उर्दू कॉलम नहीं पढ़ सकते, उनको वजह मुझे नहीं पता, वो उनको बताया जाता है, उस वक्त तो नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं गया तो उनके सामने ना फाइल पे मेरे कॉलम की समरी पड़ी हुई थी, कॉलम की कटिंग लगी हुई थी, अंग्रेज़ी में 6 लाइनों की समरी भी थी। तो मुझे कहते हैं यार तुमने लिखा है कि मैं काजी फाइसा के ख़िलाफ़, मैंने तो कुछ नहीं करना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इकॉनमी जो है उसको संभालूं या मैं जजों से लड़ूं। तो मैंने कहा जी आपको ये तो पता ही होगा ना कि फिर इस जज के ख़िलाफ़ आपको कुछ कहा जा रहा है। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ हामिद, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं काजी फाइसा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करूँगा, मेरी प्रायोरिटीज़ ये और हैं। लेकिन रेफरेंस उसी ने भेजा। ठीक है, 3-4 दिन गुजरे, मेरा मैं अपना बड़ा सेटिस्फाई होकर वापस आ गया। 3-4 दिन गुजरे तो मुझे जनाब एक फ़ोन आया कि जी काजी फाइसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हो गया, किसी जर्नलिस्ट ने किया है, आपको कॉपी चाहिए? मैं कहा हाँ जी भेज दें। कॉपी आई, मैंने फिर कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी वो यार असल में क्या करते हैं जी, प्रेशर ही बहुत था। तब मैंने कहा इमरान खान गया कि इमरान खान जो है उसको डिक्टेट किया जा रहा है कि तुमने जजों से लड़ना है, तुमने मीडिया से लड़ना है, तुमने इससे लड़ना है, तुमने उससे लड़ना है। अब उस चक्कर में इमरान खान जो है वो बजाय कि डिक्टेशन लेने से इनकार करे, वो उसको 10 बातें कही जाती थी, वो 8 मान लेता था, 2 नहीं मानता था, और उसमें वो बारगेनिंग पोजीशन लेके तो वो अपनी भी फरमाइशें पूरी करवा देता था। शहबाज शरीफ को अंदर करो, जरदारी को अंदर करो, फ़लाने पे मुकदमा डाल दो, फ़लाने पे मुकदमा डाल दो, मीर शकील रहमान को अंदर करा दो, यहाँ तक कि खान साहब की फरमाइश पे अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। इसकी वो तरदीद नहीं करेंगे, उनकी फरमाइश के पे उनको गिरफ़्तार किया गया। जब मुझे ये पता चला कि अब खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को ख़ुद गिरफ़्तार करवाना शुरू कर दिया है,
तब मैंने कहा अब गए वो खान साहब, मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि कहीं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का भी अंजाम वही ना हो जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म का हुआ है। तो कौन आएगा आपके ख्याल में? नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा। आप कहते हैं ये इमरान खान का कमाल है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के सिर्फ 3 सालों में ही तब्दीली का लफ्ज़ इतना बदनाम कर दिया कि अब ये ताना और गाली बन चुका है। हामिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि इमरान खान जो बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है वो गाली बन जाता है? ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ जब वो वज़ीर-ए-आज़म था, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त तो ये गाली बन गया था ना। क्या तब्दील हुआ? वजह क्या थी? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वो तो क्लेम करता है कि उसने तो बहुत ज़बरदस्त बुनियादी तब्दीलियाँ की, और मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात इसलिए कर रहा था कि वहाँ पे उनका वक्त ज़्यादा हो गया था, 10 साल गुजर गए थे वहाँ पे, यहाँ पे तो 4 साल गुजरे। आपको क्या तो जो उनके चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, इमरान खान के ज़माने के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो फिर क्यों उनको छोड़ के चले गए? और फिर बाद में इमरान खान ने उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, तो परवेज़ खटक साहब कमरा बंद करके लॉक लगा के तो मेरे सामने क्यों रोते थे? बताओ क्यों इमरान खान क्या कर रहा है? नहीं, क्यों रोता था? वो रोता था कि ये इमरान खान जो है वो गलत हुकूमत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। तो मैं उसको परवेज़ खटक के नज़दीक उसकी गलतियाँ कौन सी थी जो आपसे शेयर की उसने? उसने कहा कि करप्ट लोग जो हैं वो उनको बिठाया हुआ है कई जगह पे। तो मैंने कहा इसलिए करप्ट कह रहे हो कि तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो और तुम्हें उसने डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि ये जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो उस दिन तुम्हें बताऊंगा। तो उस दिन खटक साहब उनके साथ नहीं थे। क्या इमरान खान हर गिरफ़्तार होने वाले सहाफ़ी के बारे में आपसे राब्ते में थे? क्योंकि आप कहते हैं कि इरफान सदीकी गिरफ़्तार हुए तो इमरान ने आपको पैगाम भिजवाया कि मैंने इसको गिरफ़्तार नहीं करवाया। देखें, इरफान सदीकी साहब जब गिरफ़्तार हुए थे ना, तो मुझे रात का लेट नाइट का वक्त था, तो मुझे जमाल नासिर साहब जो हैं, डॉक्टर जमाल नासिर साहब जो बाद में पंजाब के वज़ीर सेहत बने मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में, वो बहुत उनके करीबी दोस्त हैं इरफान सदीकी साहब। उन्होंने मुझे कॉल की कि इरफान सदीकी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। जब मैंने ट्वीट कर दिया कि जी इरफान सदीकी साहब को गलत गिरफ़्तार किया गया, तो मुझे नईमुल हक साहब ने फ़ोन किया। वो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा यार खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इस बात का नहीं पता। मैंने कहा यार शायद मसूद गिरफ़्तार हुआ तो इमरान खान कहता था मुझे नहीं पता, ठीक है। अब इरफान सदीकी गिरफ़्तार हुआ है तो इमरान खान कहता है मुझे नहीं पता। तो ये ज़रा जो थी ना टाइमिंग, ये आप गौर करें कि ये जून 2019 में DGISI बदला और जनरल फैज़ साहब DGISI बने, और इरफान सदीकी साहब जो है वो जुलाई में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो हमने ताने बाने जोड़े उसके साथ DGISI के साथ। तो खान साहब का फिर नईमुल हक के ज़रिए मुझे ये पैगाम मिला कि इरफान सदीकी साहब को हम कल तक रहा कर देंगे, छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता उसको किसने गिरफ़्तार किया, लेकिन कल वो रहा हो जाएगा। मैंने कहा कल तो इतवार है, इतवार के दिन वो कैसे रहा होगा? लेकिन इतवार के दिन इरफान सदीकी साहब रहा हो गए। तो फिर ये कहना ठीक है कि हर सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के बारे में आपसे नहीं, हर राब्ता करते थे वो? देखे ना, मैं रौला बोल डालता था ना। मैं सीधी सी बात है कि सहाफ़ी गिरफ़्तार हो जाए, उसको अगवा कर लिया जाए तो मैं शोर बहुत डालता हूँ। तो ज़ाहिर बात है जो जिस पे इल्ज़ाम लगता है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, तो वो फिर कोशिश तो करेगा ना मुझे बताने की यार ये नहीं, हमने नहीं किया ये। क्या ये हकीकत है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात और मुआहदा इमरान खान और जनरल बाजवा ने मिलकर किया और सज़ा याफ्ता मुजरम मुस्लिम खान को सदर आरफ अलवी से माफ़ी दिलवाई? ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिर्फ मुस्लिम खान नहीं, महमूद खान भी, 2 आदमी थे। दोनों को सज़ाए मौत हुई थी और दोनों के ख़िलाफ़ गवाही नहीं मिलती थी। तो फिर जो है स्वात के जो लोग हैं उन्होंने हिम्मत पकड़ी और गवाह आए और उन्होंने आके बताया जी कि इसने मुस्लिम खान ने किस किस को मारा है। तो उसको एक केस में सज़ाए मौत नहीं हुई थी, उसको 2-3 केसों में सज़ाए मौत हुई। और उसके बाद जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुज़ाकरात में मुझे ये पता चला कि जी एक शर्त आ गई है कि जी इनको रहा किया जाएगा,
मुस्लिम खान को और महमूद खान को, और कुछ और 100 बंदों की लिस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुस्लिम खान और महमूद खान है, इन्होंने बहुत से बेगुनाह लोग, मासूम लोग, उनको मारा। और उसको फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उनके सदारती इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इनको जेल से निकाल दिया गया, और अब पता नहीं वो कहाँ। अच्छा, मुझे बताओ मुज़ाकरात की नोयत क्या थी? मुज़ाकरात की नोयत का मुझे नहीं पता। वो जनरल फैज़ साहब कर रहे थे एज़ DG ISI भी, और फिर एज़ कोर कमांडर पेशावर भी। और वांटेड लोग जो रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों और अफसरान की शहादत में रिक्वायर्ड हैं, जो वांटेड मुलजमान, उनसे जाके फैज़ साहब जो हैं वो काबुल में उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। मैं कैसे मान लूँ कि आपको ये इल्म नहीं कि मुज़ाकरात की नोयत क्या थी? मुज़ाकरात की नोयत ये थी कि ये चाह रहे थे कि हम अफ़गान तालिबान जो हैं वो, उनको ये जब फोर्स करते थे कि आप इनको हमारे हवाले करें, तो वो कहते थे जी आप इनके साथ मामला सेटल करें। आप कहते थे कि नहीं, हम इनसे मामला कैसे सेटल करें, इन्होंने तो हमारे बंदे मारे हैं, तो ये तो वांटेड हैं। और तो वो उल्टा कहते थे कि जो तुम्हारे पास जेलों में है ना लोग, उनको भी छोड़ो। तो अब तो ये स्टेट को चाहिए था ना कि उनके साथ इस तरह की मुज़ाकरात करती कि कम से कम जो लोग अदालतों से सज़ा याफ्ता है, देखें उसके लिए कितनी बड़ी एक्सरसाइज की गई कि पार्लियामेंट से फ़ौजी अदालतों का कानून पास करवाया गया, फ़ौजी अदालतों में इनको पेश करवाया गया, गवाह नहीं आ रहे थे, गवाह आए, और फिर पूरा एक प्रोसेस चला, उनको सज़ा हुई। लेकिन जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने इमरान खान से भी अप्रूवल ले ली, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। वो तो आपने लिखा। मैं आपसे पूछूं, क्या मकसद क्या था उन लोगों को वापस यहाँ पे लेके आने का? क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है, वहाँ के मुकामी तो ये कहते हैं कि अगर ये लोग वापस ना आते तो बड़ा पुरअमन इलाका हो गया था। अब पता नहीं क्या इंस्टेबिलिटी फैलाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि TTP के ज़रिए पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैले। मे भी जनरल बाजवा साहब का कोई अपना प्लान था, वो चाह रहे थे कि इनको वापस बुला के दोबारा डिस्टेबलाइज करके तो जो उनका असल मंसूबा है था उस पर अमल दरामद करवाया जाए। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला हामिद मीर से जारी रहेगा। वेलकम बैक। चलें हामिद मीर से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। क्या कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने करतारपुर राहदारी की मुखालफत की थी? बिल्कुल की थी। और सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले किसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको याद है कि मैंने आपको 2001 में दिल्ली में आपसे मैंने कहा था कि ये परवेज़ मुशर्रफ ठीक आदमी नहीं है, इस पर कभी एतबार ना करना। मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है, आपने कहा था। उन्होंने कहा ये जो जनरल बाजवा है ना, ये परवेज़ मुशर्रफ का भी बाप है, और इस पे भी कभी एतबार ना करना, ये हमें बेचने पे तुला हुआ है। वो राहदारी के ख़िलाफ़ क्यों थे? वो ये राहदारी के ख़िलाफ़ नहीं थे। हाँ। वो ये कहते थे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था, ये उनका एक मौक़िफ़ था। और इसकी तस्दीक जो है वो उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें शामिल बहुत से लोगों ने भी की कि ये इनको पहले से पता था। और फिर अली गिलानी साहब जो हैं वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ जब फरवरी 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर का मुआहदा किया। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज़ फायर का मुआहदा किया, ज़रा थोड़ा सा हमें भी बता दो कि गेम क्या चल रही है तुम्हारी। तो अली शाह गिलानी साहब ये समझते थे कि जो करतारपुर राहदारी के वो ख़िलाफ़ नहीं थे, वो ये कहते थे कि ये यकतरफ़ा इक़दामात हो रहे हैं, यानी कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही, हमें हमारे बंदे गिरफ़्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को रिलीफ दिए जा रहा है जब से इमरान खान वज़ीर आज़म और बाजवा आर्मी चीफ बने। देखिए इमरान खान ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या फिर मैं जंग करूं? देखे ना, वो फिर जब अभी वो जो थे अभिनंदन साहब जो हैं वो जब उनको पाकिस्तान ने गिरफ़्तार कर लिया तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। तो उसके बाद तो चाहिए था ना इंडिया को कि
वो अपनी कोई लबो लहजे में तब्दीली पैदा करता, लेकिन कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आप जब से जो इंतहा पसंद हैं वो जंग करवाना चाहते थे, वो कहते क्या मैं हम जंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि आपने जो इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, ठीक है, उसके नतीजे में इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 कर दिया। उसके बाद फिर बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहाँ से उनका फटा कैसे हो सकता है? यहाँ आपकी बात मान लूँ मैं ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों चैलेंज कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं मैं अपने एक सीनियर को चैलेंज कर सकता। जब ये बात पता चली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम तो मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है, 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? तो इमरान खान ने कहा कि फिर उनको आप समझाएं कि ये मत करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को कहा कि जी आप फ़ॉरेन ऑफिस आएँ और आके वहाँ पे हमें बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज़ का और अजीत डोवल का। अजीत के साथ? जी, अजीत डोवल का। तो उसमें फिर ये फ़ॉरेन ऑफिस गए। फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने और जो पूरा फ़ॉरेन ऑफिस का जो अमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को और DGISI से कहा जी पहले आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमने इंडिया को बड़ी देर से इंगेज किया हुआ है और हम ये चाहते हैं पीसफुल नेगोशिएशंस, ये वो जो भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें जो कॉन्फिडेंस 5 अगस्त 2019 के बाद हम इंडिया पे कैसे ट्रस्ट करें, और आप हमें ये बताएं कि मोदी साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और हम उनको रिसीव करते हैं तो हमने फिर पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरियों को तो कुछ बताना है ना कि हमने आपके लिए ये रिलीफ लिया उनसे, वो क्या है ये बताएं हमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। हामिद, आप ये जो बात कर रहे हो लग रहा है कि एक नया कारगिल होने वाला था। मुझे नहीं पता नया कारगिल होने वाला था। मुझे ये पता है कि इमरान खान पर आप देख लें ना, ये किताब आपके सामने पड़ी हुई है। मैंने जब वो वज़ीर आज़म था कितनी तनकीद की है, लेकिन 2 मामलात पे मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने रजिस्ट किया। एक इजराइल का मामला था और दूसरा ये मोदी का जो दौरा पाकिस्तान है, ये मामला है। आपने अपनी किताब में लिखा, सामने बैठाकर कहा गया खान साहब के फैज़ से पाकिस्तान में सब बदलने वाला है। पार्लिमानी निज़ाम बदल जाएगा, सदारती निज़ाम आ जाएगा और 10 साल हुकूमत करने का मंसूबा भी है। ये किसके हवाले से बात आपने लिखी इस किताब में? और ये जंग में आपका कॉलम भी 28 नवंबर 2022 का। हाँ, 28 नवंबर यस 2022। और इस किताब में और 29 नवंबर को क्या हुआ था? 29 नवंबर को आर्मी चीफ चेंज हो गया था। वो ठीक है, लेकिन इसका बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। किसने किसको कहा? ये जनरल फैज़ साहब जो हैं वो बहुत से सहाफ़ियों को कहते थे। आपने लिखा है, फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए, मुझे सामने बैठा के कहा गया। अब मुझे नहीं समझ आती आपको सामने बैठा के कहा गया या किसको सामने बैठा के कहा गया। आगे पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ते हैं कि खान साहब के फैज़ से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, फिर पार्लियामेंट से आइनी तरामीम के ज़रिए पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम अज़ कम 10 साल तक हुकूमत करने का मनसूबा था। जब ये कॉलम का टाइटल है, आपने बड़ा मज़ेदार टाइटल रखा है, खान साहब का फैज़। हाँ, खान साहब का फैज़। जब ये कॉलम छप गया, पहले तो बताएं ये किसने कहा आपको? ये मेरे किसके सामने आप बैठे हुए थे जब ये बात जो बातें आप भाई जो मुझे कह रहे थे कि आप पर पाबंदी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और तो ये पाबंदी ख़त्म करते वक्त आपसे ये डाला हुआ? ये मेरे से नेगोशिएशंस हो रही थी कि मेरे पे 9 महीने पाबंदी रही ना। ठीक है, नहीं ये डायलॉग जो आपने कोट किया है, खान साहब का फैज़,
हाँ, ये किसने आपसे ये डायलॉग फैज़ किया? का एक नुमाइंदा था, ठीक है ना, आजकल वो ज़रा हॉट वाटर्स में है, ठीक है ना, शायद मेरा ख्याल है कि वो भी गिरफ्तार है उनके साथ। तो वो मुझे ये कहता था कि ये 10 साल का मंसूबा है। जिस दिन ये कॉलम छपा तो मुझे फिर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया, उसने कहा ये 10 साल का नहीं भाई, ये 30 साल का मंसूबा। वो पॉलिटिशियन कौन है? वो पॉलिटिशियन अब इस वक्त तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसने भी इनके साथ ताउन करने से इनकार किया था। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ये इमरान ख़ान को इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, और इन्होंने उसको कबल अज़ वक्त इलेक्शन के ज़रिए मेजॉरिटी दिलवानी थी। उसमें एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं लिखी शायद इसमें, कि पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने फोर्स किया कि तुम इमरान खान का साथ दो, और पीपल्स पार्टी के साथ जब डिटेल्स शेयर हुई तो पीपल्स पार्टी जो है वो भाग गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि 18वीं तरमीम हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारा कारनामा है। तो अगर पूरे का पूरा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही लपेट रहे हैं आप, तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बहुत बड़ा कारनामा आसिफ है। जरदारी ने बातें आपको उस इंटरव्यू में तो नहीं बताई जो 2019 में आपने किया? नहीं, मैंने आसिफ जरदारी साहब इस तरह की बातें जो हैं वो इंटरव्यू में नहीं बताया करते, ठीक है ना। ये जो नेगोशिएटर था ना पीपल्स पार्टी का फैज़ के साथ, जिसको बाद में पीपल्स पार्टी ने को पता चला कि ये डबल गेम कर रहा है तो पीपल्स पार्टी ने उसको फ़र्क कर दिया। तो ये नेगोशिएटर जो था ना, ये उसके ज़रिए बहुत सी बातें सामने आई थी और बाद में फिर वो कंफर्म हो गई। हामिद, आपका ये कॉलम फैज़ के ख़िलाफ़ बतौर एक सबूत के पेश किया जा सकता है, और क्या आप इसको फेस करने को तैयार हो जाओगे? मैं फेस करने को तैयार हो जाऊंगा, और मैं वहाँ पे उन लोगों के नाम बताऊंगा जिनके सामने फैज़ ने खुद बैठ के कहा कि मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं वो कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप क्या बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब? मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे मेरे साथ ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप सवाल जवाब कर रहे थे और मैंने जनरल पाशा का नाम लिया, क्यों लिया? मुझे एक दिन जनरल पाशा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट। मेरी उनसे लड़ाई होगी, माय गॉड, मेरी उनसे लड़ाई होगी। तो ये कौन सा ज़माना है? ये 2010-2011 का ज़माना है। ये जो मंसूबा है ना सदारती निज़ाम का, ये बड़ा पुराना है। ये बड़ी ख्याल है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खौफ में सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खौफ में हो रहा है। हामिद, आप कहते हैं कि तालिबान से भी आपके राब्ते हैं और अमरीकी हुकूमत से भी आपके राब्ते हैं। अब फिर यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि तालिबान के साथ जो आपके राब्ते हैं उनकी नोयत क्या है, और अमेरिका के साथ जो आपके राब्ते हैं वो किस सतह पर है, और ज़हनी तौर पे आप किसके साथ हैं? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और दुनिया के बहुत से जर्नलिस्ट जो है मैं उनके आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि उनके हर किसी से राब्ते होते हैं। तो तालिबान जो है, अब तो उनको अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तो यूएई ने तस्लीम भी कर लिया है। तो हमारे भी तालिबान अफ़गान तालिबान के साथ राब्ते उसी ज़माने में शुरू हुए थे, जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान की हुकूमत का वज़ीर दाखिला जो है नसीरुल्लाह बाबर, वो कह रहा है कि जी जाके आप मुल्ला उमर से मिल लें, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप मुझे कोई कहेगा कि जाएं आप जाके अफ़गान हुकूमत के किसी वज़ीर ख़ारजा का या वज़ीर इत्तलात का अमेरिका के साथ आप किस सतह पर हैं? जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स के साथ होते हैं, कभी कभी कोई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाए, हम उसका इंटरव्यू कर लेते हैं। ज़हनी तौर पे आप किसके साथ हैं? ज़हनी तौर पे मैं पाकिस्तान के साथ हूँ और मैं किसी के साथ नहीं। आप लिखते हैं अख्तर मेंगल की जमात को ख़त्म करने की कोशिश में बहुत सी इलाकाई और सूबाई जमातें पैदा कर दी गई। बिल्कुल, कि अख्तर मेंगल का कसूर क्या है कि वो फेडरेशन की सियासत कर रहा है। फेडरेशन की सियासत करने वाला आदमी जो है, जो बार बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली का मेंबर बनता है, आप साबित करना चाहते हैं वो पाकिस्तान का दुश्मन है, हलफ उठाता है बकायदा, हलफ उठाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो क्रिमिनल्स हैं, प्राइवेट आर्मीज़ के ज़रिए आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इससे पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। कौन सी वफाकी जमात ख़त्म होगी इस अमल से? आप देखें कि हमने बहुत सी जो वफाकी पार्टियां हैं उनको इसी तरह ख़त्म किया। सबसे पहले हमने एक जो बड़ी वफाकी पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, नैप, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पाबंदी लगवा दी। कोशिश कौन कर रहा है
एजेंसियां कर रही हैं या कोई पॉलिटिकल विंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के? नैब पर पाबंदी जो है वो किसने लगवाई? फौज ने लगवाई। इस्तेमाल किसको किया? पाकिस्तान के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। फिर भुट्टो साहब का क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। तो इसी तरह पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक का ज़माना था तो पीपल्स पार्टी को भी इस तरह तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की गई। अब पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मैंगल की बात कर रहे हैं। अख्तर मैंगल जो है उसकी पार्टी तो नैब में से निकली है ना, फिर नैब में से निकली, फिर बीएनपी बनी, फिर बीएनपी अवामी, फिर बीएनपी मैंगल। ठीक है ना? ठीक। अहमद, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात हो रही है अहमद मीर साहब से। आप फिर ये कहना चाहते हो कि प्रोजेक्ट इमरान खान 2011 में उस वक़्त के ISI के सरबराह M शुजा पाशा ने शुरू किया? मैं इसको प्रोजेक्ट इमरान खान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अहमद शुजा पाशा ने क्योंकि ख़ुद मुझे कहा कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलाना चाहिए, तो इसका मकसद यही है कि वो जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो दरअसल प्रोजेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान था। इमरान खान और उनके दरमियान इमरान खान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी ना, कि खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तकर्री रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि बाजवा को चंद माह मज़ीद तोसी देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन नाकाम हो गए। क्या आपके इल्म में है कि इस संबंध में उन्होंने कहाँ कहाँ राब्ते किए और फिर नाकामी क्यों हुई? सिर्फ एक ही जगह पर राब्ता था। सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब और बाजवा साहब की 2 मीटिंग्स हुई थी, और उस वक्त तक बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान बहुत फासले पैदा हो चुके थे। तो आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिश करके इनको मिलवाया, और ये जो प्रपोज़ल थी ना बाजवा साहब जो हैं वो कि सिर्फ 6 महीने साल की एक्सटेंशन दे दें आप, तो ये बाजवा साहब ने सिर्फ इमरान खान के ज़रिए हासिल करने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी किताब सच बोलना मना है में लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे, हमने इनकार कर दिया। वाशिंगटन में आला सतह के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अड्डे मांगे नहीं थे, तो फिर इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इमरान खान के दौर की बात है ना जी, लेकिन माजी में तो अमेरिका ने पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे मांगे नहीं बल्कि खुद ही ले लिए। लेकिन इमरान खान के दौर में अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि हमने फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे। वो जो कहा जा रहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा गया कि जी फ़ौजी अड्डे मांगे हैं, तो अमेरिका कह रहा था कि फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे हमने। ठीक। आप अपने काले में लिखते हैं कि हमें अपनी सियासत से नफ़रत और इंतकाम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि नफ़रत और इंतकाम की सियासत का अंजाम वही होता है जो हुसीना वाजिद और उनके वालिद के मुजस्समों का हुआ। मीर साहब, एक वक्त था आप हुसीना वाजिद और शेख मुजीब के गुण गाते थकते नहीं थे। ये आपकी सोच अब बदली, क्यों बदली? हसीना वाजिद जो है उसने डेली स्टार ढाका के एडिटर महफूज अनाम पर 80 मुकदमे बनाए, जिसमें से 20 मुकदमे बगावत के थे। और एक और अखबार है प्रोथोमलो बंगाली का, उसके एडिटर हैं मतीउर रहमान साहब, उन पर भी 30-40 मुकदमे बना दिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है, उसकी मैं जूरी का मेंबर भी हूँ, मेरे पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे कहा गया जी आप ढाका जाएं, मुझे वीज़ा तो मिल गया, लेकिन मैं जब ढाका एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, आप मुझे भी इनकार कर दिया और कुलदीप नैयर साहब को भी इनकार कर दिया। हसीना वाजिद जो है उसने डिक्टेटर बन के जब मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई, सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज़ किया, मैंने उसकी मुखालफत की। लेकिन अवार्ड तो आपको हुसीना वाजिद ने दिया। मैंने अपना अवार्ड नहीं लिया, ये 2013 की बात है, जब आसमा जहांगीर ने मलिक गुलाम जलानी का अवार्ड कबूल किया, सलीमा हाशमी ने फैज़ अहमद फैज़ का अवार्ड कबूल किया, हामिद मीर ने वारिस मीर का अवार्ड कबूल किया, क्योंकि ये वो लोग थे हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने 71 के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी। मेरे साहब, क्या वजह है कि आप जैसा सीनियर सहाफ़ी एक चक्कर में फंस गया, आप पानी से गाड़ी चलाने के मामले में बाकायदा एक प्रोग्राम कर बैठे, ये क्या किया? ये कोई चक्कर नहीं है। क्या है? ये है कि आपको मैंने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एक इंजीनियर आ रहा है, हाँ, और उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तलत हुसैन उसका इंटरव्यू कर रहा है, सिंधी टीवी चैनल उसके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पूछा कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, PCSIR को पूछा क्या चक्कर, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है,
ये इस बंदे ने बाकी एक गैस किट बनाई है और ये गैस किट से आपको गाड़ी चला कर दिखा सकता है। मैंने कहा खुद मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है, मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कहा कि मेरी इससे बात कराएं। उस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, वो आया, उसने कहा जी ये मैंने गैस किट बनाई हुई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हुकूमत और अपोजिशन के दो बंदे जो हैं उनको गाड़ी में बैठाते हैं, एक परवेज़ रशीद और एक खुर्शीद शाह। उनको गाड़ी में बैठाया, उसने गाड़ी चला के दिखाई, उसने दिखाया ये मैंने गैस किट बनाई है। उसके बाद हमने उसके साथ एक प्रोग्राम किया, ठीक है जी। अब वही जो गैस किट है जिसके बारे में कहा गया फ्रॉड है और धोखा है, ये है वो है, वो बंदा जो है वो जब वापस कराची जाता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है अभी तक अगवा, और उसको कहा जाता है कि तुम ये सिर्फ हमारे साथ मिलके बनाओगे और किसी और को नहीं बताओगे। अभी तक ये मसला अच्छा, नहीं उसके हुआ। बाद मेरा उससे रब्ता नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों यहाँ पे इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे जो उस यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि अब वो जो यूनिवर्सिटी है वो उसी तरीके की जो गैस किट जो है वो बना रही है और को प्लांट लग रहा है ठट्ठा के करीब, गाड़ियाँ जो पानी से चलेंगी, जो पानी से चलेंगी। अब पता नहीं चलाते हैं कि नहीं चलाते। ये तो सरमायाकारी करो फिर आप भी उस प्रोजेक्ट में। हाँ, देखे ना, मैंने तो एक चीज़ देखी कि ये काम चल रहा है ऑलरेडी, मुझसे पहले भी प्रोग्राम हो चुके थे, लेकिन आपको और बहुत से और लोगों को सिर्फ मैं याद रह गया। इसलिए कि यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट एंकर ऑफ दिस कंट्री। लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपसे तवक्को करते हैं कि आप इस किस्म के मामलात से दूर रहेंगे कि पानी से कारें नहीं चलाएंगे। चले, अगर मैं तो दूर हो भी गया तो ये जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है जो जब वो चलाएंगे तो देखेंगे ना, वो अफवाज पाकिस्तान की निगरानी में चल रही है, वो यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट में जब कामयाबी होगी तो तब इंशाल्लाह फिर एक और प्रोग्राम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप क़दामत पसंद हैं, आप लिबरल हैं या आप लेफ्टिस्ट हैं? देखें जी, मैं हूँ सोशल डेमोक्रेट। क्यों हूँ? सोशल डेमोक्रेसी जो है वो अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को सजेस्ट की थी कि आप जो एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं उसमें सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें जो कि सोशलिज़म और इस्लाम उसमें दोनों आ जाते हैं। ये अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है। इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, जब पार्टी बनाएगी आप उससे इत्तफाक करते हैं? ये मुझे नहीं पता, वो तो कहते थे कि सोशलिज़म हमारी मुईशत है। मैंने तो आपको बताया कि अल्लामा इकबाल ने सोशल डेमोक्रेसी को बतौर एक पॉलिटिकल सिस्टम सजेस्ट किया था बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने 1973 का आइन बनाया, अगर आप 1973 का आइन गौर से पढ़ें तो आर्टिकल 3 से लेके, क्या खूबसूरत बात की आपने, आर्टिकल 3 एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ शेख मोहम्मद रशीद बाबा सोशलिज्म ने ये आर्टिकल इस आइन में डलवाया था और इसकी लैंग्वेज चेंज की गई थी। आर्टिकल 3 से लेके आर्टिकल 40, 41, 42 तक आप पढ़ें, सारी सोशल डेमोक्रेसी है कि रियासत जो है उसने मैट्रिक तक बच्चों को मुफ्त तालीम भी देनी है। लेकिन हमारा मीडिया क्यों नहीं बात करता? आप इस पर क्यों नहीं बात करते? आप क्यों बहुत सतही किस्म की गुफ्तगू और बहस इस मुल्क में चलाते हैं? जब मेरे सामने जिस तरह के लोग बैठे होंगे मैं उनसे वैसी बात करूंगा ना। अब ये बात जो है, सवाल आपने किया मुझसे एक बड़ा ही इल्मी सवाल, तो मैंने भी वो जवाब वैसे ही देना ना। अब अगर मैं किसी फेडरल मिनिस्टर के सामने बैठ के कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को सोशल डेमोक्रेसी सजेस्ट की थी, तो मिनिस्टर साहब उस वक्त तो चुप रहेंगे। प्रोग्राम ख़त्म होगा, जब मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ कान में पूछेंगे, मीर साहब ये सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? तो उसके साथ मैं क्या बात करूँ? हामिद मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।